एक समय की बात है, एक गांव में माधव नाम का किसान रहता था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन गांव में वह जितनी मेहनत करता उसके बदले मजदूरी बहुत कम मिलती थी। अपने गांव में रहकर और मेहनत करने से जो मजदूरी कम मिलने के कारण माधव बहुत ही तंग रहने लगा। वह इससे तंग आ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरे गांव जाकर मेहनत करके अच्छा पैसा कमाऊं। और वैसे भी यहाँ पर मेरा कोई है ही नहीं, और मैं ज़्यादा कमाई करूँगा और दूसरी जगह चला जाता हूँ ताकि मुझे मेहनत के बदले अच्छा मेहनताना मिले। यह सोचकर माधव दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही खड़ा हो गया और दूसरे नगर जाने की तैयारी करने लगा। अब तैयार होकर माधव सबसे पहले अपने मित्रों से मिलने गया। उनसे मिलकर उनसे विदा लेकर वह दूसरे नगर की तरफ चलने लगा। चलते चलते अब माधव को लगभग 2 दिन हो गए थे। भूखा प्यासा हारा थका वह दूसरे नगर की सीमा में पहुंच गया। यह उस समय की बात है जब इंसान थे जो पैदल चला करते थे। कोई साधन नहीं होता था, इसीलिए लोग पैदल चलते थे। चलते चलते अब वह थक चुका था, भूखा और प्यासा था। वहां उसने एक नदी देखी, तो नदी देखकर था जो वो उछल पड़ा अपनी प्यास बुझाने के लिए। जैसे ही वह नदी के पास गया तो वह इस बात से अनजान था कि वहां पर कोई और भी है जो उसे देख रहा है। जैसे ही माधव भर पेट पानी पीने के बाद उठा तो वह चौंक गया। वहां पर 2 लड़कियां थी जो उसे देखकर हंस रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी। माधव के मुख से एक भी बोल नहीं फूट रहा था, वह बस उन्हें देखे जा रहा था। वह दोनों बहनें उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अब माधव अपनी करनी पर शर्मा गया। उसे समझ नहीं आया कि भला वह क्या कहे, क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़की से जो थी बात नहीं की थी। वह इसी उलझन में पड़ा हुआ था कि क्या कहे, कहाँ से शुरुआत करे। उन दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से अनुसरणों में थी जो वो बात की। बड़ी बहन माधव से बोली कि मेरा नाम लिली है और आप कहाँ से आए हैं। माधव ने भी अपनी झिझक थी जो वो छोड़कर अब थोड़ा सामान्य हो गया। इस पर था जो दूसरी बहन झट से बोली, अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे, हम तो बस तुमसे यही पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तब ये सुनकर माधव कहने लगा कि मैं यहाँ पर नया हूँ, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। तो इस पर दूसरी बहन बोली कि कोई बात नहीं माधव, हमारे घर चलो, वहाँ पर हम दोनों बहनों के अलावा और कोई नहीं। हमारे माँ बाप तो बचपन में ही हमें छोड़ जो था वो स्वर्ग सिधार गए हैं। माधव यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से वो दुख जता रहा था कि मुझे बहुत यह सुनकर दुख हो रहा है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पर दोनों बहनें भी मन ही मन खुश होकर बोली कि ऐसा मत कहो माधव, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। यह सुनकर था जो माधव वो बहुत खुश हो गया। पर बेचारे माधव को क्या पता था कि वह किस प्रकार की मुसीबत में है जो वो फंसने जा रहा है। फिर वे दोनों बहनें माधव को बहाने से अपने गांव लेकर चली गई। गांव में उनका मकान गांव के शुरुआत में ही पड़ता था। उनके घर के साथ ही था जो एक बुढ़िया का घर भी पड़ता था, और बाकी जो घर थे वो थोड़ी खुली जगह पर थे। बुढ़िया और उन दोनों का मकान आसपास में जुड़ा हुआ ही था। बुढ़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी और उन दोनों बहनों को देखकर कहती है कि चुड़ैल, आज फिर किसी मासूम को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर ले आई, ना जाने अब बेचारे का क्या होगा। और गुस्से से वह बुढ़िया उन दोनों बैलों को चिल्लाकर कहती है कि और कितने लोगों की बलि दोगी तुम दोनों चुड़ैल बहनें। इस पर दोनों बहनें थी जो वो बुढ़िया को बहुत गुस्से से देखती हैं। तो यह देखकर माधव था जो वो डर जाता है।
अब माधव का डरा हुआ चेहरा देखकर छोटी वाली बहन तुरंत कहती है कि अरे माधव, कुछ नहीं, यह बुढ़िया तो पागल है, यह हर किसी को ऐसे ही कहती है। और उसने बुढ़िया की तरफ देखकर वो दोनों बहनें कहती हैं, पागल बुढ़िया, तुझे और कोई काम नहीं है, अपने घर के अंदर घुसकर बैठ, वरना तो था जो नीली तुरंत ही अपनी छोटी बहन के मुंह पर हाथ रख देती है, जिससे वह ज़्यादा ना बोले। फिर छोटी बहन भी थी जो वो चुप हो जाती है। माधव कहता है कि यह माताजी कौन है? तो लिली है जो वह बोलती है कि यह हमारी पड़ोसन है। बहुत साल पहले इसका एक लड़का था जो वो दुर्घटना में मारा गया है, तभी से यह हर किसी को ऐसे ही बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए घर के अंदर चलते हैं। अब माधव था जो दोनों बहनों की बातों से सहमत हो जाता है और उनके घर के अंदर चला जाता है। तो छोटी बहन थी जो वो फटाफट खाना तैयार करके लाती है और माधव के आगे परोसती हुई कहती है, लो माधव, अब पेट भर खाओ। माधव शर्माते हुए खाना खाता है। इस पर जो लिली बोली, अरे माधव, इतना क्यों शर्मा रहे हो? आप कोई गैर थोड़ी ना हो हमारे लिए। फिर धीरे धीरे माधव की जो झिझक और शर्म थी वो खुलना शुरू हो जाता है और वह आराम से खाना खाने लगता है। तो बातों के दौरान माधव ने छोटी बहन से पूछा, अरे मैंने तो अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। इस पर छोटी बहन शर्माती हुई बोली, जी मेरा नाम पीहू है। और इस पर माधव कहता है, अरे वह बहुत ही प्यारा नाम है। इस पर था जो छोटी बहन भी शर्माते हुए बोली कि आपका भी नाम बड़ा प्यारा है माधव जी। और वे फिर सब लोग हंसने लगे। और बाहर जो बुढ़िया बेचारी बैठी थी वह यही सोच रही थी कि पता नहीं अब इस बेचारे नौजवान का क्या होगा, यह चुड़ैल बहनें अब इसके साथ क्या करेंगी। यह सोचते सोचते बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन माधव था जो काम की तलाश में घर से बाहर जाने की सोच रहा था। इस पर लिली उसे रोकते हुए कहती है, माधव तुम कहाँ जा रहे हो? तो माधव ने कहा कि मैं अपने लिए काम की तलाश में आया था और अब मैं काम की तलाश तो मुझे करनी ही पड़ेगी, इसीलिए काम की तलाश में जा रहा हूँ। इस पर जो पीहू थी वह बोली कि तुम्हें काम करने के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा इतना बड़ा खेत है जो उसे तुम अपना ही समझो, वैसे भी तुम्हारे अलावा अब हमारा कौन है। इस पर माधव हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा खेत। तो लिली पीहू माधव को अपने साथ लेकर अपने खेत की तरफ चल दी। तो जो खेत अपना गांव के बाहर था, दोनों खेत के पास थी जो वो चली गई। अब गांव के बाहर निकलकर दो खेत छोड़कर तीसरा खेत ही उनका पड़ता था। खेत की हालत देखकर माधव बोला, क्या इसकी देखभाल कोई नहीं करता? अगर इस पर दोनों बहनें कहती हैं कि अगर कोई होता तो इसकी देखभाल करता। इस पर माधव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज से ही इसकी देखभाल करूंगा और अपना खून पसीना बहाकर इसको सींचूंगा। इस पर वे दोनों हंसी और मजाक के लिहाज से बोली, अरे खून की ज़रूरत नहीं, पानी से ही काम चल जाएगा माधव। इस पर तीनों मिलकर फिर से हंसने लगे और माधव काम करने लगा। दोपहर को जो लिली खाना लेकर आई और शाम को वह घर आकर खाना खाता है, ऐसे ही समय बीत रहा था। माधव उन दोनों के साथ है जो वो बहुत प्रेम से रह रहा था। अब उन दोनों बहनों से माधव ने शादी कर ली और अब उनके दिन जो थे वो हंसी खुशी बीत रहे थे। अब माधव उन दोनों बहनों के वश में हो गया था। अब कुछ समय बाद खास नक्षत्र वाली अमावस्या आने वाली थी और अब वह दोनों बहनें बहुत गंभीर हो गई। इस पर माधव ने उनके व्यवहार में कुछ बदलाव था जो देखा। अब वो सोचने लगा कि कुछ दिन पहले तो सब ठीक ठाक था, अब इन्हें क्या हो गया है। अब जो साथ में रहने वाली बुढ़िया थी, जब माधव बाहर निकलता तो आंखों में आंसू भर लेती, पर कहती कुछ नहीं। अब माधव था जो मनी मन सोच रहा था कि इतना छोटा सा गांव है और इतने कम लोग इसमें रहते हैं, फिर भी इन दोनों बहनों के साथ कोई ज़्यादा था जो वो बातचीत क्यों नहीं करता और ना ही इन दोनों बहनों से कोई मिलता जुलता है।
और मुझे देखकर तो सब लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कोई मैं बलि का बकरा हूँ। एक दिन मौका देखकर पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया माधव से मिलने आई। तो माधव ने उससे पूछा, माँ जी आप मुझे देखकर रोती क्यों हैं? तब बुढ़िया बताने लगी, बेटा जहाँ तू रह रहा है यह कोई मामूली लड़कियाँ नहीं हैं, और जिन्हें तूने अपनी पत्नियाँ बना रखा है वह जादूगरनियाँ हैं। वह भोले भाले लोगों को अपने वश में करके उनसे शादी करके खास समय आने पर उन लोगों की बलि चढ़ा देती हैं। अब माधव यह सुनकर घबरा गया और उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहने लगा, माँ जी आप मजाक तो नहीं कर रही? वह बुढ़िया बोली, अरे बेटा इस उम्र में आकर मैं मजाक करूँगी? इन दोनों चुड़ैल बहनों ने मेरे बेटे की भी बलि दी। मेरा बेटा भी इसी तरह से मुझ पर यकीन नहीं करता था और अपनी जान से हाथ धो बैठा। बुढ़िया की यह बात सोचकर था जो माधव सोच में पड़ गया। उसने बुढ़िया की तरफ देखा और बोली, बेटा एक काम करो, कल तुम काम पर मत जाना, कल तुम आधे रास्ते से ही वापस आ जाना, तब मैं तुम्हें उन दोनों का सच दिखाऊंगी, तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। माधव ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है माँ जी, और वह जल्दी से वहाँ से चला गया। अब माधव उन दोनों बहनों के पास था जो घर लौट आया। माधव को देखकर दोनों बहनें मिलकर था जो वो खाना पका रही थी। अब दोनों को बड़ी ही मासूमियत से खाना बनाते हुए देखकर माधव ने सोचा कि बुढ़िया की बातों पर था जो यकीन करूं या ना करूं। बुढ़िया माँ तो मुझे देखकर ऐसे रो रही थी जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनकी आंखों में मुझे दर्द देखकर ऐसा लगता है कि वह सच बोल रही हैं। कितना दुख और कितना दर्द भरा है उनकी आंखों में। चलो कोई बात नहीं, अब कल पता चल ही जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। माधव इसी तरह से अपनी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से पीहू हंसते हुए कहती है कि माधव किस सोच में डूबे हुए हो? यह सुनकर माधव अचानक से चौंक जाता है और बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं ऐसा सोच रहा था। उसने बात घुमाते हुए कहा कि इस बार जो बीज है वो अच्छा नहीं आया, इसी के बारे में सोच रहा था। कल या परसों जाकर बीज वाले से बात करूँगा। तो लिली ने कहा, छोड़ो जाने दो, काम की बातें बाद में करना, अभी खाना खाओ और आराम करो, तुम बहुत थक गए होंगे। माधव ने कहा ठीक है, और तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर दूसरे दिन माधव जल्दी उठ गया और खेत जाने के लिए लिली ने कहा कि आज आप बहुत जल्दी उठ गए माधव। तो इस पर माधव बोला कि हाँ, दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पर हाँ आज तुम खाना लेकर मत आना। तो लिली ने हैरान होते हुए कहा कि क्यों माधव, खाना लेकर क्यों ना आऊँ आज? तो माधव ने कहा कि आज मैंने व्रत रखा है पूर्णमासी का। इस पर लिली ने कहा कि इतने समय तक तो आपने कभी कोई व्रत नहीं रखा। तो इस पर माधव ने कहा कि रात सपने में माता जी आई थी, मेरी माँ, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी फसल अच्छी होगी अगर तुम व्रत रखोगे, इसीलिए मैंने व्रत रख लिया। पीहू ने कहा, अरे रख लिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, शाम को आकर खाना खा लेना। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, और बैलगाड़ी लेकर उन दोनों बहनों के सामने खेत की तरफ चल दिया। उसे खेत जाता देखकर दोनों बहनें घर के अंदर आ गई, और कुछ दूर जाकर माधव ने अपनी बैलगाड़ी को कहीं छुपा दी और चुपचाप पड़ोस वाली बुढ़िया माँ के घर पे आ गया। बुढ़िया माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया, और दीवार में एक छेद था, उसकी तरफ देखकर उसने कहा, माधव इस छेद से अपने घर के अंदर झांको। तो जब वो अपने घर के अंदर झांकता है तो वह एकदम से डर जाता है। उसकी दोनों पत्नियां आमने सामने बैठकर अपनी थी जो वो थैलियां निकालती हैं। तो थैलियां निकालकर उसमें हाथ डालकर राख निकालती हैं। तो जब वो राख निकालती हैं तो बड़ी बहन पहले राख में फूंक मारती है तो वह सांप बन जाता है। फिर छोटी बहन अपनी थैली में हाथ डालकर राख निकालकर फूंक मारती है तो उससे नेवला बन जाता है। दोनों बहनें अपने जादू से था जो वो जानवरों की लड़ाई करवाती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं।
थोड़ी देर ऐसे ही मनोरंजन के बाद वो थक जाती हैं और तंत्र मंत्र करने लगती हैं। पीहू अपनी बहन से कहती है, दीदी अब अमावस्या आने वाली है। तो लिली कहती है, हाँ पीहू, अब कुछ दिनों की बात है, हम माधव की बलि चढ़ाकर और जवान हो जाएंगी। इस बार तो शिकार अपने आप आ गया। अब दोनों बहनें हंसने लगी। तो दूसरी तरफ यह सुनकर था जो माधव घबरा जाता है और बुढ़िया से कहता है कि आपने मुझ गरीब पर बड़ा एहसान किया है, अभी आप ही बताएं माँ जी कि मैं क्या करूं। तो इस पर वो बुढ़िया कहती है कि बेटा आज तो तुम काम पर जाओ, कल कुछ बहाना बनाकर कहीं दूर भाग जाना, मगर हाँ इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों बहनों को पता ना लगे। माधव ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है माँ जी। तो बुढ़िया ने कहा, हिम्मत से काम लो बेटा, अगर जाते समय वह खाने के लिए लड्डू दें तो खाना मत। माधव ने बुढ़िया की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। खेत पहुंचकर माधव सोचने लगा कि हे भगवान, मुझे आपने किस मुसीबत में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते माधव को एक आइडिया आया। शाम होने पर वह बुझे मन से घर लौटा और घर पर दोनों बहनें माधव का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती हैं, अरे माधव क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो माधव कहता है कि कुछ नहीं। इस तरह उन दोनों बहनों के बार बार पूछने पर माधव कहता है कि मुझे आज एक मेरा मित्र मिला था। मेरा जो मित्र कह रहा था कि तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है और मामा के लड़के तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इस पर लिली बोली, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। तो माधव ने बात टालते हुए कहा कि तुमने परिवार का पूछा था, मामा का थोड़ी पूछा था। मामा का परिवार में तो अपने भाई बहन हुआ करते हैं, ननिहाल का थोड़ी पूछा था। अब दोनों बहनें सोचने लगी और बोली, हाँ ठीक कहा माधव आपने। अब क्या होगा। माधव बोला, मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा और थोड़े दिन बाद वापस लौट आऊंगा। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है माधव, अभी सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पर माधव की आंखों में नींद कहाँ थी और दोनों बहनें तो चैन की नींद सो रही थी। सुबह होते ही माधव जल्दी से तैयार हो गया जाने के लिए। जैसे ही माधव जाने के लिए मुड़ा तो लिली ने तेज आवाज में कहा, रुको माधव। अब माधव था वो तो डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। अब माधव ने सोचा कि मेरा खेल खत्म। इस पर पीहू बोलती है कि जल्दी क्या है माधव। अब माधव कुछ बोलता इससे पहले ही लिली बोल पड़ी, अरे पीहू तुम भी ना कुछ भी कहती हो। लो माधव, खाने के लिए पहले लड्डू ले लो जो हमने बनाए थे। और वे लड्डू माधव को दे देती है और कहती है, माधव रास्ते में खा लेना। तो माधव बहुत ज़्यादा डर जाता है पर सामान्य रूप से हंसते हुए कहने लगा, अरे मैं तो यह भूल ही गया था, मामा जी की तबीयत के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए जो माधव ने मुस्कुराते हुए लड्डू ले लिए। पर उसे तो बुढ़िया की बात याद आ गई, जो बुढ़िया कहती थी कि बेटा जब ये दोनों बहनें लड्डू दें तो लड्डू खाना मत। अब वो लड्डू लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। अब जितनी तेज हो सकता था माधव वो गांव छोड़कर भागने लगा। वह इतनी तेज भागा कि उसे कोई भी होश नहीं रहा। अब चलते चलते दोपहर हो गई, तब तक वह एक जंगल में पहुंच चुका था। उसे ही नहीं रहा कि वह कहां पहुंच चुका है। अब जब उसे खूब भूख और प्यास सताने लगी, थकान के मारे वह था जो वो पानी की तलाश करने लगा। अब वो एक कुएं के पास पहुंचा और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा और उसने देखा कि उसके पास लड्डू पड़े हैं। तो वह मनी मन सोचने लगा कि खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं इनका। तभी वहां पर एक साधु भिक्षा मांगते हुए आ गया और माधव से कहने लगा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो। तो इस पर माधव कहता है कि निकी और पूछ वह सारे के सारे लड्डू उस साधु महात्मा को दे देता है। जैसे ही वह साधु लड्डू खाता है उतने में ही वह साधु गधा बन जाता है और सीधा दौड़ लगा देता है। यह देखकर माधव बहुत ज़्यादा डर जाता है
और वह वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं। बाकी के लड्डू वहीं रखकर छोड़ देता है और भागते भागते वह जंगल की तरफ चल देता है। जंगल पार करके एक नदी पर आ जाता है। थकान के मारे उसे दूर एक गांव नजर आता है। चलते चलते वह बेहोश हो जाता है। तभी उस गांव में एक लड़की पानी भरने के लिए उसी नदी की तरफ जा रही थी। तब माधव को बेहोश देखकर लड़की थी जो वो शोर मचाती है और गांव वाले इकट्ठा होकर उस लड़की को जो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताती है कि यहाँ पर कोई बेहोश पड़ा हुआ है। तब गांव वाले उस लड़के को उस लड़की के घर ले जाते हैं और थोड़े समय के पश्चात जब माधव को होश आता है तब उसके सामने एक बुढ़िया होती है जो एक आँख से अंधी होती है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है कि बेटा क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गए। तब माधव सोचता है कि क्या कहूँ। फिर वह बोलता है, माँ जी मैं काम करके लौट रहा था तो कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए थे, इसीलिए मैं दौड़ता दौड़ता आया और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। बुढ़िया कहने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, कहाँ के रहने वाले हो, माधव से कहने लगी। इस पर माधव कहने लगा कि अम्मा मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, काम करके लौट रहा था तभी डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लूट लिया। इस पर बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ पर रहो, वैसे भी मेरी एक ही लड़की है और कोई नहीं है। माधव ने कहा ठीक है और फिर वह वहीं रहने लगा और कुछ कामकाज करने लगा। धीरे धीरे माधव अच्छा कमाने लगा। उस बुढ़िया की एक लड़की थी जो बहुत ही काली कलूटी थी, जैसे कि भैंस की चमड़ी होती है बिल्कुल वैसे ही। माधव को वहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था और उसकी शराफत देखकर बुढ़िया का दिल उस पर आ गया और वह सोचने लगी कि क्यों ना इस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। वैसे भी बड़ा होनहार लड़का है, ना किसी चीज़ का ऐप है और ना ही किसी चीज़ की कोई ललक है। अब मैं भी न जाने कितने दिन और ज़िंदा रहूँगी। यह सोचकर बुढ़िया ने जो माधव से बात करी और कहती है कि बेटा माधव, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। अगर कल को कुछ मुझे हो जाता है तो मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी रहेगी कि मेरे पीछे मेरी बेटी का क्या होगा। मैं चाहती हूँ बेटा तुम दोनों का विवाह हो जाए। तब माधव कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है और देखने में भी यह माँ बेटी अच्छी लगती हैं। चलो ठीक है, वह हाँ कर देता है और निश्चित समय पर दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों के बाद था जो वो बुढ़िया का देहांत हो जाता है। माधव को वहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था। एक दिन जब वह गधा उन दोनों बहनों के पास पहुँचा तो लिली कहती है कि आखिरकार तू आ ही गया। काफ़ी दिनों के बाद अमावस्या के समय जब दोनों बहनें उस पर जादू था जो वो किया हुआ वो हटाती हैं तो वह देखती हैं कि वह तो एक साधु है। और लिली गुस्से से पीहू की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है कि वह भाग गया। काफ़ी दिनों की खोज खबर के बाद उन दोनों बहनों को माधव की खबर मिल ही जाती है। एक दिन जब माधव था जो भैंस का दूध निकाल रहा था तभी उसकी पत्नी थी जिसका नाम काली था, वह बोली माधव आपसे एक बात कहूँ। माधव ने कहा कि हाँ कहो काली, क्या बात है। तो वह कहती है कि माधव सच सच बताना। तो वह कहता है कि हाँ पूछो, आपकी 2 पत्नियाँ थी। इस पर माधव चौंक जाता है और घबराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि मेरी पहले 2 पत्नियाँ थी, तुम्हें किसने बताया। तब वह कहती है कि देखो पेड़ के ऊपर वह जो 2 मैना बैठी हैं वही आपकी पत्नी हैं, लिली और पीहू। माधव सर उठाकर देखता है तो उस पेड़ पर 2 मैना बैठी हुई थी जो माधव की तरफ ही देख रही थी। पर माधव इससे ज़्यादा तब डर जाता है जब काली उससे कहती है कि यह उसकी पत्नियां हैं और वह सोचता है कि क्या यह भी जादूगरनी है, पर कहता कुछ नहीं। तो वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ वह मेरी पत्नी थी, वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर भाग आया। इस पर काली बोली कोई बात नहीं,
मेरे पास एक जादुई डंडा है। जब मैं मैना बनकर उनसे लड़ने जाऊं और लड़ते लड़ते जब हम नीचे गिरें, तब तुम लिली को मारना और पीहू को मारना, पर मुझे मत मारना। माधव उससे आश्चर्य से देखता है और हाँ में सर हिला देता है। तब काली अंदर जाती है और एक जादुई डंडा लेकर आती है और माधव को देते हुए कहती, लो माधव, अब मैं देखती हूँ कि मेरे पति को कौन छीन कर ले जाता है। और वह काली अब मैना का रूप था जो लेकर उस पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और उन दोनों मैना से लड़ने लगती है। तीनों, कभी तो वो दोनों काली पर भारी पड़ती और कभी उन दोनों पर काली भारी पड़ती। अब माधव डंडा उठाकर कहता है कि यह लो, लिली को मारा और अब ये पीहू को मारा, ले अब काली तू भी मर, और तीनों को मार देता है उस डंडे से और कहता है कि अब मैं कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा, सारा जीवन ऐसे ही गुजारूँगा। तौबा ऐसी शादी से। बड़ी मुश्किल से उन तीनों को मारकर और वह जादुई था जो डंडा लेकर माधव अपने गांव की तरफ चल देता है। अब चलते चलते वे अपने गांव में आ जाता है और वहीं पर मेहनत करके था जो अपना कमाने लगता है। अब उसे ज़्यादा जो मेहनताने की ज़रूरत नहीं थी और वे जो डंडा भी अपने साथ लाया था उसे भी छिपा कर रख देता है और इसके बारे में किसी को नहीं बताता। जब वो गांव आता है तो उसके गांव के मित्र पूछते हैं, अरे माधव कैसा है, कितना कमा कर लाया है? तो माधव था जो काली के घर में जितना भी धन था वो सब लेकर आया था और वो सबको कहने लगा कि ये देखो, मैं बहुत मेहनत करके कमा कर लाया हूँ। और खुशी खुशी अब वो अपने गांव में ज़िंदगी गुजारने लगा। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।